पिछला वीडियो में हम लोग इनर्शिया के बारे में देख चुके थे और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है ना। लेकिन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी गैलीलियो साहब का कंट्रीब्यूशन है ना। पिछले वीडियो में इनर्शिया पढ़ा था आपने, देखा था इनर्शिया में क्या डिपेंडेड ऑन मास, मोर इनर्शिया लेस मास लेस इनर्शिया। ट्रक का ज्यादा इनर्शिया होगा कंपेयर टू कार है ना। ट्रेन का ज्यादा इनर्शिया होगा कंपेयर टू बाइसिकल, कार के ट्रेन का ज्यादा मास और बाइसिकल का कम। तो ये हम लोग देख चुके थे। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी हमने देखा था कि अगर रेस्ट में है कोई भी बॉडी तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो कोई भी हमेशा वही मोशन में रहेगा, यानी यूनिफॉर्म मोशन में, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे है ना। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में गैलीलियो साहब की का भी कंट्रीब्यूशन है, इसलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं है ना। मैंने आपको ये पिछला वीडियो में भी चर्चा किया था और बोला था कि एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। देखिए न्यूटन आपका गैलीलियो भी जो है आपको स्टेट्स है ना, इनर्शिया के बारे में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये गैलीलियो साहब बताए थे है ना। लेकिन आपको फॉर्मुलेटेड किए थे न्यूटन साहब। सजेशन जो दिए थे आपका गैलीलियो, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया इसलिए कहते हैं क्योंकि सजेशन दिए थे गैलीलियो साहब और फॉर्मुलेटेड किए थे आपको न्यूटन साहब, इसलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो देखिए पहले मैं कुछ पॉइंट लिखा है उसको देख लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ रहे हैं। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था और उसी एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला था, उसी के बारे में हम लोग आज देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो गैलीलियो ने बताया था कि एन अनबैलेंस्ड फोर्स नीडेड टू एक्सेलरेट या डिसलेट। एक्सेलरेट मतलब होता है वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिसलेट मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज, यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव। इसको लिख देता हूं ब्रैकेट में, यानी पॉजिटिव प्लस भी मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन है ना, ये माइनस डिसलेट मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है क्लियर। एक्सेलरेटेड का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्लस में और डिसलेटेड मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी माइनस में। प्लस भी मतलब पॉजिटिव, माइनस भी मतलब नेगेटिव, क्लियर। तो अनबैलेंस्ड फोर्स आपको नीडेड है, एन अनबैलेंस्ड फोर्स इज नीडेड। एक अनबैलेंस्ड फोर्स आपको जरूरी है, ठीक है, टू एक्सेलरेट और डिसलेट। एक्सेलरेट का मतलब इंक्रीज एक्सेलरेशन यानी पॉजिटिव वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिसलेट मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेज। ये मोशन चैप्टर में भी मैंने चर्चा किया था। अगर वही यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन एक्सेलरेशन जीरो। यहाँ पर देखिए मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा, यहाँ पर मैं इसको देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, यूनिफॉर्म velocity then a equal 0 है ना, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स a equal 0, एक्सेलरेशन 0, ठीक है क्लियर। और इसका मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन और ये सॉरी इंक्रीजिंग वेलोसिटी और डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनबैलेंस्ड फोर्स नीडेड है, बहुत जरूरी है, या तो एक्सेलरेट के लिए या तो डिसलेट के लिए, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा हो या वेलोसिटी घट रहा हो तो उसके लिए अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज नॉट जीरो, क्लियर है ना। देखिए बहुत छोटा छोटा चीज है जिस पर जो है स्टूडेंट्स लोग ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो वैसे नहीं पढ़ने से काम चलेगा, बारीकी से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए है ना। मैंने लिखा है अनबैलेंस्ड फोर्स इज नीडेड टू एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, डिसलेट के लिए यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। अब बॉडी यानी अनबैलेंस्ड फोर्स कहने का मतलब रिजल्टेंट फोर्स नॉट जीरो। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेटेड या डिसलेटेड हो उसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं होगा। और इसकी चर्चा मैंने पहले ही की थी कि कोई भी डिपेंड करता है रिजल्टेंट फोर्स पर। एक्सेलरेशन निकाल रहे हो तो वो मैंने न्यूमेरिकल भी एक दिया था छोटा सा, कुछ भी निकाले तो रिजल्टेंट फोर्स पर डिपेंड करता है ना। किस पर डिपेंड करता है? रिजल्टेंट फोर्स। जैसे कि मैं एग्जांपल दिया था ये वाला, तो यहाँ पर बताइए
2 kg। एक्सेलरेशन निकालने के लिए 40 न्यूटन का सहारा, पॉजिटिव है नेगेटिव, 40 न्यूटन का सहारा लीजिएगा कि 50 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो आपने 40 न्यूटन का सहारा लिया था, क्योंकि अपोजिट था तो प्लस हो गया था, है ना, अपोजिट डायरेक्शन था तो प्लस हो गया था। तो आप बताइए एक्सेलरेशन निकालने के लिए कितना का सहारा लीजिएगा? तो 60 न्यूटन का सहारा लेना पड़ेगा। एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाई मास। तो फोर्स क्या? एफ नेट। ध्यान रहे सिंगल फोर्स कभी नहीं लगता है, मिनिमम 2 फोर्सेस आर रिक्वायर्ड, है ना, कम से कम। क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे लगा दिए तो व्हाइट बोर्ड पे हम पे फोर्स लगाया, तो 2 फोर्स हमारा फोर्स, एक व्हाइट बोर्ड पर एक व्हाइट बोर्ड लगाया हम पे, 2 फोर्स। एक्सेलरेशन इतना, तो 60 न्यूटन यहाँ पे लेंगे बाई 2 के यानी 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ना, 60 से 2 कटेगा 30 टाइम्स। क्लियर? तो ये सब मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो वही मैं लिखा कि अनबैलेंस, समझ रहे बात आप लोग, यानी अनबैलेंस फोर्स। और ये बताया था क्या, अनबैलेंस फोर्स तो नीडेड है ही एक्सेलरेटेड या डिसलेटेड के लिए, यानी बॉडी इज एक्सेलरेटेड और डिसलेटेड ड्यू टू एन अनबैलेंस फोर्स। बॉडी या तो इन वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज, ड्यू टू आपका अनबैलेंस फोर्स, है ना। और ये भी चर्चा किया अभी मैंने कि रिजल्टेंट फोर्स पर डिपेंड करता है, कभी भी सिंगल फोर्स आपका नहीं लगेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल मैंने दिया, एक बॉल मूव्स कर रहा है ग्राउंड पर, तो इसका स्पीड डिक्रीजेज होगा और फिर कुछ दूर चलने के बाद रुक जाएगा, है ना। एक बॉल जो है मूव्स ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर मूव करता है, इसका स्पीड डिक्रीजेज, इसका स्पीड कमता जाता है और ये रुक जाता है आफ्टर सम डिस्टेंस, कुछ दूर चलने के बाद। इट में अपीयर, लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि बॉल अपीयर मतलब मालूम पड़ना, हम लोग को मालूम पड़ता है, दिखाई देता है, मालूम पड़ना या दिखाई देना, ऐसा होता नहीं है ना ये। लेकिन हम लोग को मालूम पड़ता है कि बॉल इज स्लोइंग डाउन विदाउट एक्टिंग फोर्स ऑन इट। हम लोग को तो यही नहीं लगता है जी कि बॉल को हम ग्राउंड पर फेंक दिए, ध्यान से सुनिएगा, बॉल को हम ग्राउंड पर फेंक दिए तो लगता है ऐसे ही रुक गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहता है स्लोइंग डाउन हुआ विदाउट एक्टिंग फोर्स। हम लोग को यही लगता है कि बॉल को जो है फेंक दिए ग्राउंड पर तो लगता है ऐसे ही रुक गया, इसमें कोई फोर्स वगैरह नहीं लगा दी, जबकि ये गलत है। देखिए ब्रैकेट में लिख दिया रॉन्ग। हम लोग को लगता है, हमें इट में अपीयर, हमें मालूम पड़ता है, इट में अपीयर मतलब हमें मालूम पड़ता है कि बॉल इज स्लोइंग डाउन विदाउट एक्टिंग फोर्स, बिना फोर्स लगे हुए। बॉल जो है स्लो डाउन होता है यानी कम जाता है स्पीड बिना फोर्स लगे हुए, जबकि ऐसा नहीं है, गलत है। तो यहाँ पर एक्चुअली बॉल स्लोइंग डाउन होता है ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, रोड वाला फोर्स यानी फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द टेबल है, ऑन द बॉल, यहाँ पर टेबल लिख दिया, ऑन द बॉल है ना, हाँ बॉल है, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग को ऐसा लगता है कि कोई फोर्स नहीं लगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, जबकि लगा। कौन एक्सटर्नल फोर्स लगा? ये फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? समझ गए? बॉल जो है ग्राउंड पे मूव करता है, स्पीड कम जाता है, रुक जाता है कुछ दूर चलने के बाद, लेकिन हमें लगता है कि कोई फोर्स है। इट में अपीयर मतलब मालूम पड़ता है कि स्लोइंग डाउन विदाउट एक्टिंग फोर्स, बिना फोर्स लगे हुए, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में अनबैलेंस फोर्स लगा तो एक्सीलरेटेड हुआ, यहाँ पर डिसलेटेड हुआ। देखिए यहाँ पर कमता जा रहा है ना जी, स्लो डाउन मतलब डिसलेटेड। क्या लिखे? देखिए यहाँ पे कहाँ लिखा? स्लो डाउन, हाँ, स्लोइंग डाउन का मतलब हो गया डिसलेटेड, वेलोसिटी डिक्रीज, डिसलेटेड मतलब वेलोसिटी, स्लोइंग डाउन का मतलब स्पीड डिक्रीजेज, यानी डिसलेटेड हुआ, यहाँ पर एक्सीलरेटेड नहीं हुआ, डिसलेटेड हुआ। तो हमें लगता है कि डिसलेटेड यानी बिना फोर्स लगे हुए हुआ, तो ये गलत है। स्लोइंग डाउन का मतलब होता है डिसलेटेड मतलब स्पीड डिक्रीजेज। तो यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, अनबैलेंस फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स एक ही बात है, अनबैलेंस फोर्स कहिए या एक्सटर्नल फोर्स। तो स्लो डाउन हुआ ड्यू टू अनबैलेंस फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन द बॉल। ठीक है, क्लियर हो गया? ये तो पहले ही आप लोगों को मैंने क्लास 8 का जो है 5 गो प्लेलिस्ट अपडेट, 5 गो जो है वीडियो मैंने 6 वीडियो मैंने ऐड किया था, है ना। तो उसमें मैंने स्मूथ और रफ के बारे में बताया था आप लोग को। पिछले क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी का मैं क्लास 8 का पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 10 डाला था फोर्स फ्रिक्शन पैसा चैप्टर का, है ना, पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्मूथ वगैरह डिटेल में मैंने स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, फ्रिक्शन वगैरह डिटेल में बताया, तो देख लीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है 9th क्लास में।
तो ग्राउंड स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस, सही बात है। स्मूथ सरफेस एक्सर्ट्स लेस फ्रिक्शन कंपेयर टू रफ सरफेस। स्मूथ सरफेस जो है कम फ्रिक्शन फोर्स लगाता है रफ सरफेस की तुलना में, है ना। तो ग्राउंड आपका स्मूथ है तो फ्रिक्शन फोर्स कम जाता है और मूविंग बॉडी मूव्स थ्रू अ लार्जर डिस्टेंस, सही बात है ना। देखिए इसको पहले समझ, लेस फ्रिक्शन मतलब रुकावट, फ्रिक्शन मतलब रोकने वाला, रुकावट कम, तो रुकावट कम रहेगा तो ज्यादा दूर जाएंगे, लार्जर डिस्टेंस। मोर फ्रिक्शन मतलब ज्यादा रुकावट, ज्यादा रोकने वाला है, ग्राउंड ज्यादा फोर्स लगा रहा है हम पे, ठीक है। तो ज्यादा फ्रिक्शन ज्यादा रुकावट रहेगा तो कम डिस्टेंस जाएंगे, क्लियर। इसको समझ गए पॉइंट पहले। लेस फ्रिक्शन मतलब कम रुकावट है, तो रुकावट कम रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा दूर जाएंगे, लार्जर डिस्टेंस। और मोर फ्रिक्शन ज्यादा रुकावट रहेगा तो ज्यादा रोकेगा तो कम से कम दूर जाएंगे, यानी शॉर्टर डिस्टेंस। तो ही मैंने लिखा ग्राउंड स्मूथ होता है तो फ्रिक्शन फोर्स कम जाता है और मूविंग बॉडी मूव्स लार्जर डिस्टेंस, है ना। फ्रिक्शन फोर्स रिड्यूस मतलब लेस फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा कम रुकावट तो ज्यादा दूर जाएंगे कंपेयर टू ऑन रफ सरफेस, किसकी तुलना में, रफ सरफेस पर की तुलना में, है ना। स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन कम जाएगा और मूविंग बॉडी जो है ज्यादा दूर जाएगा, ठीक है। इसको देखिए, अब देखिए इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए कि देयर इज नो फ्रिक्शन, मतलब रीड ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन से छुटकारा। इमेजिन, ऐसा कभी नहीं होगा कि फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर आप चल रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स मींस रोड वाला फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स रोड वाला फोर्स, जिस पर आप चल गए वही रोड हुआ। ये मार्कर चल रहा है अभी व्हाइट बोर्ड पर तो व्हाइट बोर्ड इसके लिए रोड हो गया। ये फिंगर हमारा चल रहा है व्हाइट बोर्ड पर तो व्हाइट बोर्ड इसके फिंगर के लिए रोड हो गया। तो मैंने इमेजिन किया जो कि हो नहीं सकता है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं कल्पना किया, कल्पना मतलब ड्रीम। तो सोचने का तो कुछ भी आप सोच सकते हैं, सोचने के लिए स्वतंत्र है ना। सोचने के लिए हम आप लोग क्या है, स्वतंत्र है। अगर सोच को गुलाम कर दिया जाता तो शायद इंडिया जो है कभी फ्रीडम नहीं मिलता अंग्रेजों से। सोच को आज तक किसी ने गुलाम नहीं किया है। सोचने के लिए आप स्वतंत्र है, कुछ भी सोच सकते हैं। कितनों आपको क्रश करके रहेगा तो सोचने के लिए आप स्वतंत्र हैं। तो मैंने सोचा, क्योंकि सोचने के लिए हम स्वतंत्र हैं, मैंने कल्पना किया, सोचा कि देयर इज नो फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन नहीं रहेगा, यानी रीड ऑफ फ्रिक्शन, राइट ऑफ मतलब फ्रिक्शन से छुटकारा, फ्रिक्शन से छुटकारा मिल जाए जो कभी हो नहीं सकता। सोचने के लिए तो आप कुछ भी सोच सकते हैं। हम कल्पना किए कि फ्रिक्शन नहीं हो, यानी रीड ऑफ फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन से छुटकारा मिल जाए, जो कि ऐसा हो नहीं सकता। देन अगर ऐसा हुआ तो मूविंग बॉडी ऑलवेज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूविंग बॉडी हमेशा जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, यानी एक्सेलरेशन जीरो होगा। एंड इट मूव्स ऑलवेज विदाउट स्लोइंग डाउन, और यह बिना धीरे हुए आपको चलते जाएगी और नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकेगी। अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन दुनिया का कोई भी बॉडी पूरी तरह से स्मूथ नहीं है। मैंने आपको क्लास 8th में ये बताया है, जो कि आपको प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है वीडियो, ठीक है। तो कोई भी बॉडी ऐसा नहीं है जो फुल्ली स्मूथ है। आप टाइल्स को कहते हैं कि स्मूथ है, जरा आप इसकी भी चर्चा मैंने कर दिया है। ये सब सारा चर्चा मैंने आपको क्लास 8th में कर दिया है, आपको प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया गया है। तो हम दुनिया आपको लोग कहते हैं टाइल्स को स्मूथ है, जबकि टाइल्स को माइक्रोस्कोप से देखिएगा ना तो उसमें इस तरह से बहुत तरह की इरेगुलरिटी दिखेगा, ऐसे ऐसे। टाइल्स को कहते हैं ना आप स्मूथ जी, तो टाइल्स को आप देखिएगा तो इस तरीका से आपको बहुत जरा उबड़ खाबड़, हाईली माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो, या मिरर, जो प्लेन मिरर आप चेहरा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्मूथ है। तो जरा उसको आप हाईली पावरफुल माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो आपको दिखेगा उबड़ खाबड़, आपको उबड़ खाबड़ दिखेगा, ठीक है। तो दुनिया का कोई भी सरफेस फुल्ली स्मूथ नहीं है। फुल्ली स्मूथ का मतलब समझते हैं, एगो हाथी के फूंक देंगे ना तो दीवार तोड़ के भाग जाएगा, समझ रहे हैं। अगर फुल्ली स्मूथ का मतलब होता है कि फुल्ली स्मूथ रोड पर अगर हाथी चल रहा है उसको फूंक देंगे तो बिगड़ा के दीवार तोड़ के आपको मकान तोड़ के एकदम भाग जाएगा, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो कल्पना हमने किया कि फ्रिक्शन से छुटकारा मिल जाए। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो फ्रिक्शन मतलब रुकावट, और रुकावट है ही नहीं तो चलते जाएंगे। फ्रिक्शन मतलब रुकावट, कहता है फ्रिक्शन है ही नहीं, रोकने वाला कोई हमें है नहीं,
फ्रिक्शन मतलब रुकावट, नो फ्रिक्शन, रोकने वाला कोई नहीं है, फ्रिक्शन से छुटकारा मिल जाए। तो ऑलवेज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, और बिना स्लोइंग डाउन हुए, ऑलवेज इट मूव्स ऑलवेज विदाउट स्लोइंग डाउन, हमेशा मूव करेगा बिना धीरे हुए, और नेवर स्टॉप, कभी नहीं रुकेगा। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब तो आप समझ गए होंगे, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेज, डिसलेटेड मतलब वेलोसिटी। तो शायद आप लोग सोचते होंगे एक चीज कि मान लेते हैं कि कोई गाड़ी, ध्यान दीजिएगा, कोई गाड़ी 50 किलोमीटर, जैसा कि मैंने बताया आपको, इमेजिन कीजिए, है ना, कल्पना कीजिए कि अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगा, बिना रुके हुए, बिना, है ना, बिना स्पीड कमे हुए, और कभी नहीं रुकेगा। तो अगर कोई गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता है, कितना किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है? 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी हम देख रहे हैं, गाड़ी का जो स्पीडोमीटर देखें तो 50 था। तो अगर उसको आप छोड़ दीजिएगा तो वो उसका स्पीड धीरे धीरे कमता ही जाएगा, और कमते 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 लास्ट में आपका जीरो हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए, इसको, इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए हम लोग गाड़ी को जो है समय के अनुसार जब ब्रेकर वगैरह आया, है ना, आता ना स्पीड ब्रेकर, या रफ सरफेस आया, तो एक्सेलरेटेड करते रहते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं कि ऑलवेज मेरा बाइक जो है 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाए, तो अगर उसको आप छोड़ दीजिएगा ऐसे ही एक बार एक्सेलरेट करके, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोड आपका फ्रिक्शन फोर्स लगाती है, और उस फ्रिक्शन फोर्स के कारण इसका स्पीड धीरे धीरे कमेगा, और कमते कमते लास्ट में जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कितना ही स्पीड हम मेंटेन रखें, तो जैसे ब्रेकर आया तो थोड़ा सा आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर बढ़ जाएगा, तो आपने मोशन बढ़ा दिया तो वो मेंटेन कर लेगा। रफ रोड आया, है ना, कहीं पे गड्ढा आ गया, तो उसमें भी आपको एक्सीलरेट करना पड़ेगा, क्योंकि गड्ढा आएगा तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। तो एक्सीलरेट कर दिए आप गाड़ी को, तो आपको मेंटेन कर लेगा, अगर आप चाहते हैं तो अगर एक बार जो फोर्स लगा के आप छोड़ दिए, चाहिए कि हमेशा मेरा गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आप दिमाग में बैठाए हुए हैं कि सर हम कभी कभी देखते हैं कि हमेशा गाड़ी में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड, तो आप समय के अनुसार उसको एक्सीलरेट करते हैं। गड्ढा वगैरह आया, है ना, गड्ढा आया तो उसको एक्सीलरेट कर दिए, स्पीड ब्रेकर आया तो एक्सीलरेट कर दिए, और अगर आपको स्लोपिंग डाउन आ गया तो थोड़ा ब्रेक ले लिए। जैसे ऐसा होता है ना कि आपको स्लोपिंग डाउन, पुल पर चढ़े और चढ़ने के बाद उतर रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी स्पीड बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए फिर ब्रेक लीजिए तो मेंटेन हो जाएगा। तो आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा इस स्पीड को मेंटेन करने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि बस एक बार हम जो 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड दे दिए उतना ही हमारा स्पीड बना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उस मेंटेन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपने देखा, अभी हमने बताया आपको कि अगर कोई व्हीकल 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रही है, तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, है ना, आपको जो है एक्सीलरेटेड या डिसलेटेड करना पड़ेगा। यानी अगर गड्ढा में गया तो आपको एक्सीलरेटेड करना पड़ेगा, और कोई स्लोपिंग डाउन वाला में गया है, नीचे आपको जा रहा है, तो ब्रेक लेकर उसका स्पीड को मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हमेशा चाहते हैं कि मेरा गाड़ी जाए जाए जाए, कभी नहीं रुके, तो अगर ब्रेकर आया तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दीजिए उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ब्रेकर आने पर आपको जो है क्या होती है, फ्रिक्शन बढ़ जाती है और स्पीड कम जाती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एक्सीलरेट करना पड़ेगा। और अगर टुलाव जा रहा है, नीचे कोई ढूल रहा है गाड़ी, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए तो स्पीड आपका मेंटेन रहेगा, अगर आप चाहते हैं तो। क्योंकि अगर आप नीचे जा रहा है गाड़ी तो स्पीड बढ़ता जाएगा अपने आप, क्योंकि फ्रिक्शन कम देगा, तो मेंटेन करने के लिए ब्रेक लेना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसे ही आप छोड़ दीजिएगा, आप चाहते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड मेंटेन रहे, ऐसे ही एक बार एक्सीलरेट करके छोड़ दीजिएगा, तो आप देखिएगा कि धीरे 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 आपका स्पीड कमता जाएगा। आप एक्सीलरेट करके एक बार छोड़ दिए गाड़ी को 50 किलोमीटर पर आवर पे, तो आपका धीरे धीरे स्पीड कमते जाएगा। किसके कारण? एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा? अनबैलेंस फोर्स। किसके द्वारा? फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा। कौन फोर्स? यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है अनबैलेंस फोर्स। मैंने अभी बताया आपको
कि आपको फोर्स अनबैलेंस फोर्स आपको जरूरी है एक्सीलरेटेड या डीएक्सीलरेटेड के लिए। अगर आपका गाड़ी एक्सीलरेटेड हो रहा है या डीएक्सीलरेटेड हो रहा है तो अनबैलेंस फोर्स लगेगा ही लगेगा। बैलेंस फोर्स के केस में चूंकि तो जानते हैं बैलेंस्ड फोर्स के केस में आपका क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है ना। बैलेंस्ड फोर्स के केस में रिजल्टेंट फोर्स जीरो होता है, ठीक है। और कोई भी रिजल्टेंट फोर्स पर डिपेंडेंट करता है, सिंगल फोर्स कभी नहीं लगता है। तो देखिएगा हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट में और भी कुछ देखते हैं, कितना रिपीट करते हैं उसको। ईट बाद गैलीलियो, देखिए गैलीलियो ही थे सबसे पहला साइंटिस्ट थे गैलीलियो जो पहचान किए थे कि बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है इफ नो फोर्स यानी नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन इट, है ना। इस पर कोई जो है अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। गैलीलियो साहब ने ही बताया था कि गैलीलियो साहब ने रिकॉग्नाइज किया था कि बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म, अगर बॉडी कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है यानी ऑलवेज वेलोसिटी फिक्स, तो उस सिचुएशन में एक्सेलरेशन जीरो, मैंने अभी बताया यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो। तो कब हो सकता है सर, यदि नो फोर्स यानी नो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट, इस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगे। अगर आप चाहते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मेरा गाड़ी जाए तो उसके लिए आपको क्या होगा कि कोई भी, कब ऐसा हो सकता है, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, फ्रिक्शन फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स वगैरह वगैरह कुछ ना लगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्रिक्शन फोर्स 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी जा रही है तो आप क्या देखते हैं कि धीरे धीरे स्पीड कमता ही जाता है, तो वहां पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स किसके द्वारा लग गया, रोड के द्वारा। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा वही स्पीड रहे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी फिक्स, वही वेलोसिटी रहे, तो आपको इसके लिए क्या कंडीशन है कि इस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई भी अनबैलेंस फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इस पे एक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर? डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। है गैलीलियो साहब ने सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया, पहचान किया कि बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बॉडी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी वेलोसिटी फिक्स, ऐसा तब होगा यदि नो फोर्स यानी नो अनबैलेंस फोर्स एक्ट ऑन इट, कोई भी अनबैलेंस फोर्स, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स इस पे ना लगे। अभी मैंने बताया आपको कि अगर आप चाहते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी जाए हमेशा रोड पर, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर अनबैलेंस फोर्स लग जाता है। अगर ऐसा होता, इमेजिन करते, कल्पना करते कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे तो आपका 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो सकता है, ठीक है। बिफोर गैलीलियो, गैलीलियो के पहले लोगों को मानना था कि बॉडी नेसेसरी टू कीप, है ना, बॉडी इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फोर्स बॉडी, फोर्स बॉडी लिख दिया, फोर्स इज नेसेसरी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया बॉडी इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी, नहीं, फोर्स इज नेसेसरी टू कीप अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। गैलीलियो साहब के पहले लोग का मानना था कि फोर्स जरूरी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। गैलीलियो ने ही रिकॉग्नाइज किया कि आपको कोई फोर्स जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, मतलब कोई भी अनबैलेंस फोर्स जरूरी नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। गैलीलियो साहब के पहले लोग मानते थे कि फोर्स जरूरी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, फोर्स जरूरी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के पहले, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। किसके पहले? गैलीलियो के पहले, क्योंकि गैलीलियो ने प्रूव करके भी दिखाया था कि एक्सपेरिमेंट से। देखिए गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट है, गैलीलियो ऐसे ही नहीं बोल दिए, गैलीलियो ने इसको प्रूव किया था। गैलीलियो ने प्रूव करके बताया था कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। एक्ट मींस लागू, एक्ट का मतलब लागू होता है, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स आपको यानी कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगना चाहिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। लेकिन गैलीलियो के पहले लोग मानते थे क्या कि नहीं, फोर्स जरूरी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, कोई भी वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, फोर्स जरूरी है। पहले लोग यही मानते थे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या नॉन यूनिफॉर्म, फोर्स जरूरी है। लेकिन गैलीलियो साहब ने साबित किया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए फोर्स जरूरी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया। तो देखिए गैलीलियो साहब का एक्सपेरिमेंट, गैलीलियो अराइव्ड, गैलीलियो पहुंचे करेक्ट कंक्लूजन थ्रू अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एंड रीजनिंग। एक्सपेरिमेंट करके करेक्ट कंक्लूजन पे पहुंचे, निष्कर्ष पे पहुंचे। ऐसा नहीं कि अंत का ही बोल दिए,
है ना। आप जो कुछ बोले तो उसको प्रूव करके दिखाएंगे। गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको प्रूव किया था। गैलीलियो ड्रॉ द करेक्ट कंक्लूजन, करेक्ट निष्कर्ष तक पहुंचे थे थ्रू एक्सपेरिमेंट रीजनिंग, है ना। क्या वो एक्सपेरिमेंट ओरिजिनली, तो देखिए वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बॉल। एक एक्सपेरिमेंट क्या है, बॉल का मोशन, है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे आपका गैलीलियो साहब, उनमें से एक है वन ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, है ना, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बॉल, जो किसके बारे में है, मोशन ऑफ बॉल के बारे में, रूलिंग ऑन इंक्लाइंड प्लेन। किस प्लेन पर, इंक्लाइंड प्लेन पर, ठीक है। उन्होंने गैलीलियो साहब ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया, उनमें से एक एक्सपेरिमेंट क्या है, ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बॉल, है ना, बॉल का मोशन इंक्लाइंड प्लेन पर। इंक्लाइंड प्लेन मतलब झुका हुआ रोड, पुल जैसा, पुल देखे ना, ब्रिज पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है ना। पुल देखे होंगे पटना में, चिरैया टाल पुल है ना, बहुत सारा पुल है, या बाईपास वगैरह पे भी जाते हैं, बहुत सारा पुल मिलता है। तो देखिएगा अब केस 1 उनका एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर कोई बॉडी नीचे जाती है तो स्पीड बढ़ता जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि जैसे जैसे नीचे जाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ता जाता है। तो जैसे नीचे जा रहा है, देखिए ये इंक्लाइंड प्लेन है, नीचे जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये इसको खड़ा करने के लिए दीवार दे दिए। अब ये कोई पुल है तो ये ऐसे ही खड़ा हो जाएगा हवा में, इसको खड़ा करने के लिए नीचे बेस देना पड़ेगा, ऊपर से दीवार देना पड़ेगा, है ना। तो ये यही है, तो इंक्लाइंड प्लेन है, जो कि इंक्लाइंड रोड है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर v1 वेलोसिटी, यहाँ पर v2 है, तो नीचे गया तो स्पीड बढ़ जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होगा, v2 ज़्यादा होगा। तो ये देखिए मुंह किधर है, v2 तरफ, यानी v2 बढ़ा, ठीक है। स्पीड है, v सिंबल ऑफ स्पीड, v आपका स्पीड का सिंबल है, तो नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ गया, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगा, यानी v2 ज़्यादा है, तो v1 का, तो v2 ज़्यादा, मुंह v तरफ। वही मैंने लिखा बॉल्स डाउन पे स्लोइंग, रूल्स डाउन जा रहा है तो स्पीड बढ़ेगा, अब रूल्स अप जा रहा है तो स्पीड कमेगा, है ना, ऊपर की ओर जा रहा है तो स्पीड कमेगा। ये देखिए v1 यहाँ पर स्पीड है, यहाँ पर v2 है, तो ऊपर में गया तो स्पीड कम गया। ये गैलीलियो साहब ने बताया था, क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा। अनबैलेंस्ड फोर्स किसके द्वारा, अर्थ के द्वारा। नीचे जाने पर स्पीड बढ़ गया क्योंकि अर्थ सपोर्ट कर रहा है, अर्थ इसको हेल्प कर रहा है, लेकिन ऊपर जाएगा तो स्पीड कम जाएगा क्योंकि अर्थ अपोज कर रहा है, इसको जो है रोकने का काम कर रहा है। तो यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स किसके द्वारा हुआ, अर्थ के द्वारा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगा तो स्पीड तो है इंक्रीज या डिक्रीज होना ही है ना। यहाँ पर कह सकते हैं एक्सेलरेटेड, स्पीड इंक्रीजेड, दैट इज एक्सेलरेटेड। स्पीड इंक्रीजेड हो रहा है यानी एक्सेलरेटेड हो रहा है, और यहाँ पर क्या, स्पीड डिक्रीजेड यानी डिसलेटेड, है ना। इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीजेड, यहाँ जगह बना कर लिख देता हूँ, स्पीड डिक्रीजेड, है ना, दैट इज डिसलेटेड, है ना, दैट इज डिसलेटेड, ठीक है। समझ में आ रही बात। यहाँ पर देखिए नीचे जा रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है ना, तो स्पीड क्यों बढ़ गया स्पीड, यहाँ पर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, किसके द्वारा, बाई अर्थ। ऊपर गया तो स्पीड कम गया, तो किसके कारण, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा, किसके, कौन, अर्थ के द्वारा। अनबैलेंस्ड फोर्स बाई अर्थ, है ना, अनबैलेंस्ड फोर्स बाई अर्थ है। इसमें स्पीड बढ़ा क्योंकि अर्थ सपोर्ट कर रहा है, इसमें स्पीड कमा, अर्थ अपोज कर रहा है, तो स्पीड डिक्रीजेड मतलब डिसलेटेड। अब देखिए, व्हेन अ बॉल मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, अगर कोई बॉडी जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा है, कैसा प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, एट ए फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब नो फ्रिक्शन। तो अगर फ्रिक्शन ही नहीं है तो बॉडी मूव्स ऑलवेज विद सेम वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। पर ऐसा होगा नहीं कोई, क्योंकि दुनिया में कोई भी सरफेस फुल्ली स्मूथ नहीं, यानी फ्रिक्शन कुछ ना कुछ है उसमें। मैंने मान लिया, यहाँ पर मैंने कंडीशन लगा दिया कि व्हेन अ बॉल मूव्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एट फ्रिक्शनलेस सरफेस यानी स्मूथ सरफेस, है ना, जबकि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है कंडीशन, तो मान इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग में चलेंगे। तो अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जा रहा है यानी आपको कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो बॉडी ऑलवेज मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाएगी, अब कभी नहीं रुकेगी, इसका स्पीड कभी नहीं कमेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो v1 = v2 होगा,
है ना। तो मूविंग अप, ऊपर गया तो स्पीड कम गया, नीचे आया तो स्पीड बढ़ गया, और हॉरिजॉन्टली पे जा रहा है तो स्पीड कांस्टेंट। ऊपर जाने पर स्पीड क्या हो गई, कम गई, नीचे जाने पर स्पीड बढ़ गई, और हॉरिजॉन्टली जाएगा तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? हाँ, डाउट रहे तो आप कमेंट करिएगा, कमेंट करने में कोई हिचकिचाइएगा नहीं। एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं, क्या मैंने लिखा है देखिए तो, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन के मोशन के फर्स्ट लॉ को गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, क्योंकि आइडिया दिए थे गैलीलियो साहब, एंड बाद लेटर मतलब बाद में फॉर्मुलेटेड किए थे लॉ बाय न्यूटन, न्यूटन के लॉ के द्वारा फॉर्मुलेटेड हुआ, है ना। तो अगर सवाल पूछे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, भाई तो कहिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया बिकॉज आइडिया सजेस्टेड बाय गैलीलियो एंड वाज लेटर, आइडिया दिए थे गैलीलियो साहब, और वाज लेटर बाद में फॉर्मुलेटेड न्यूटन के लॉ के द्वारा हुआ, है ना। न्यूटन का लॉ क्या कहा था कि न्यूटन साहब ने बताया था रेस्ट में है तो न्यूटन, गैलीलियो साहब ने किसके बारे में, स्टेट के बारे में बताया कि आपका जो है मूव्स डाउन जाएगा तो स्पीड इंक्रीजेज, मूव्स अप जाएगा स्पीड डिक्रीजेज, और फ्रिक्शन लेस पर जाएगा तो क्या होगा, नो एक्सेलरेशन, यानी आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जीरो, ये आपको मोशन चैप्टर में ही मैंने बता दिया था, है ना। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक्सेलरेशन जीरो, ठीक है। तो वो भी स्टेट्स के बारे में ही बताए थे गैलीलियो साहब, और न्यूटन साहब ने तो भी स्टेट्स के बारे में ही बताया कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। तो वो भी एक तरह गैलीलियो साहब ने भी इसी रूप में बताया था, लेकिन फॉर्मुलेटेड किए थे न्यूटन साहब, इसलिए हम लोग इसे ज़्यादातर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के नाम से जानते हैं। अगर कोई सवाल ये भी पूछ दे कि मोस्टली वी कैन से न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वाई, है ना, बिकॉज मोस्टली प्रॉपर्टी इज गिवन बाई, है ना, न्यूटन, है ना, अबाउट रेस्ट एंड मोशन मेनली। तो चलिए इस वीडियो के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लग रही हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है जितना भी आप पे नोटिफिकेशन आए जरूर शेयर कीजिए। ओके।